नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 69 दिन बचे हैं। चुनावी गहमा गहमी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। पार्टियां अपना किला मजबूत करने और विरोधी के किले में सेंध लगाने के तरीके तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार का है। इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेकर दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर है। यह सवाल भी बड़ा है और नीतीश को लेकर मेरे पास जो खबर है वो भी हैरान करने वाली है। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं। वो फैसला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जेडीयू से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको बता देता हूं। पहली खबर, जेडीयू ने दिल्ली में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसका कार्यक्रम एक हफ्ता पहले तय कर लिया गया था। दूसरी खबर, लेकिन अब उसी दिन यानी 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली गई है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला अचानक लिया गया है। इसका पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। पार्टी नीतीश कुमार की है और वो कौन सी बैठक कब बुलाते हैं उन्हें यह तय करने का अधिकार है, लेकिन जेडीयू ने जिस तरह आनंद फानन में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई, उसने बीजेपी को नीतीश की सियासी घेराबंदी का मौका दे दिया। बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बयान जारी किया। सुशील मोदी ने क्या कहा वो आपको 2 पॉइंट में मैं बता देता हूं। देखिए, पहला, जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाकर बड़े बदलाव का संकेत दिया है। दूसरा, सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जेडीयू में जब भी इस तरह से बैठक होती है पार्टी का अध्यक्ष बदला जाता है। जेपी आंदोलन से निकले सुशील कुमार मोदी बीजेपी के सांसद हैं, बिहार बीजेपी के पुराने नेता हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में उनका बड़ा कद है। बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार थी तब वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसलिए वो नीतीश को काफी करीब से जानते हैं और जेडीयू की पॉलिटिक्स पर भी करीबी नजर रखते हैं। उन्होंने जेडीयू की बैठक बुलाने पर तो सवाल उठाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया। इस पर लिखा कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद, लालू प्रसाद से निकटता के कारण ललन सिंह हटाए जा सकते हैं, जदयू में बदलाव के संकेत हैं। यह सुशील कुमार मोदी का ट्वीट था। जेडीयू को लेकर एक के बाद एक हो रहे इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार ने आज नीतीश की पार्टी के एक बड़े नेता से उनकी बात हुई। प्रकाश कुमार उनसे पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात का सिरा दूसरी बात से जुड़ गया और वो बड़ी बात सामने आ गई, जिसका जिक्र सुशील मोदी ने अपने पोस्ट में किया था। जेडीयू नेता ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान 3 बड़े इशारे किए। पहला, जो ललन सिंह नीतीश के सबसे करीबी समझे जाते थे, नीतीश उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतार भी सकते हैं। दूसरा, ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारने के बाद नीतीश कुमार किसी और नेता को जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप सकते हैं। मुझे खबर भी मिली है कि इस रेस में अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है। तीसरा, ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारने और किसी नए नेता को पार्टी की कमान सौंपने का ऐलान 29 दिसंबर को किया जा सकता है। ये 3 बड़ी बातें। यह वही तारीख है जिस दिन दिल्ली में जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेती है उस पर राष्ट्रीय परिषद की मुहर लगती है। इसके बाद फैसला मुकम्मल तौर पर लागू माना जाता है। इसलिए इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार इस बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो ललन सिंह से नाराज हैं। देखिए, सियासी गलियारों में ललन सिंह से नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है। सवाल यह है कि इस नाराजगी की वजह क्या है। यह बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जेडीयू अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों हटाएगी। नीतीश को लग रहा है कि ललन सिंह लालू और तेजस्वी के ज्यादा
करीब हो गए। ये बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही है। बताया जाता है कि ललन सिंह से पार्टी के ज्यादातर विधायक भी नाराज हैं। विधायकों की शिकायत है कि ललन सिंह उनसे मिलते नहीं हैं। विधायकों की ललन सिंह से नाराजगी की बात नीतीश कुमार को भी पता है। यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बताया जाता है कि ललन सिंह ने नीतीश से यह वादा किया था कि अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो वो देश भर में पार्टी का विस्तार करेंगे। इसी वादे पर भरोसा करके नीतीश ने 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन पार्टी को चुनावी कामयाबी दिलाने में ललन सिंह फेल हो गए। जेडीयू ने 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार उतारा, वो भी हार गया। पार्टी ने 2022 में पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, वो भी हार गए। यूपी में जेडीयू ने 2022 में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, हर सीट पर मात मिली। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 7 सीट पर उम्मीदवार उतारे, 7 हार गए। इसी साल मेघालय में जेडीयू ने 3 उम्मीदवार उतारे, 3 हार गए। मध्य प्रदेश में जेडीयू 10 सीट पर लड़ी, हर सीट पर हार हुई। देखिए, राजनीतिक गलियारे में काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में अब नहीं बन रही है। वैसे ललन सिंह का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो चुका है अध्यक्ष का, और ये नॉर्मल बैठक है। हर साल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बैठक होने वाली है, लेकिन उसमें अब ललन सिंह को एक हटाने की भी बात चल रही है। ललन सिंह के जगह पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ी जाति से रामनाथ ठाकुर को या दलित समाज से अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, चुनावी समर में ललन सिंह की लाज सिर्फ मणिपुर ने रखी, जहां 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीट जीती। लेकिन लगता है यह एक सफल वजन नाकामियों का वजन कम नहीं कर सकता। इसलिए ललन सिंह की विदाई के मसले पर पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं। कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उनका दिन आ गया है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे। अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। देखिए, ये तो बात हुई नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के भविष्य की बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जो सफल क्रिकेटर रहे, शेर और शायरी भी बहुत बेहतर करते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री के लिए कई लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन क्या वो एक बेहतर राजनेता और निष्ठावान कार्यकर्ता भी है? यह सवाल जरूर उठ रहा है। यह सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की पंजाब इकाई के भीतर ही सिद्धू के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और यह आवाज किसी विधानसभा सीट या जिले के नेता ने नहीं उठाई, बल्कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता इन दिनों सिद्धू से नाराज हैं। सबसे पहले पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा का बयान सुनिए, जिसमें सिद्धू को लेकर नाराजगी भी है और गुस्सा भी है। बेनती करूंगा सिद्धू साहब ਨੂੰ कि थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ 78 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ आओ। देखिए, इस बयान से 2 बातें साफ होती हैं। पहली बात, जो कांग्रेस राष्ट्रीय मंच पर 2 दर्जन से ज्यादा दलों को जोड़कर गठबंधन बना रही है, उससे अपना ही घर नहीं संभल रहा। और दूसरी अहम बात, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए ही सरदर्द बन गए हैं। प्रताप बाजवा ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा न सिर्फ सिद्धू के सिर पर फोड़ा, बल्कि यह भी नसीहत दे डाली कि वो खुद का अखाड़ा न सजाए। प्रताप बाजवा ने सिद्धू को अखाड़ा न लगाने की नसीहत क्यों दी, इसे मैं आगे बताऊंगा। पहले समझिए पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को लेकर कितना आक्रोश है। कांग्रेस के कई नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि सिद्धू अक्सर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सिद्धू जिस टीम में होते हैं उसी के खिलाफ खेलते हैं।
आरोप लगाया गया कि सिद्धू की वजह से ही कांग्रेस पंजाब में कमजोर हो रही है। ऐसे में सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना ही बेहतर होगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह का लंबा इतिहास है और इस बार भी जब दो धड़ों के बीच तलवारें खिंची तो यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पंजाब कांग्रेस में झगड़ा पिछले काफी दिनों से सर उठा रहा था। आज मैं सिद्धू से पंजाब कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की 3 बड़ी वजह आपको बताऊंगा। पहली वजह, आपको कुछ देर पहले मैंने प्रताप बाजवा का एक बयान सुनाया जिसमें बाजवा किसी अखाड़े की बात कर रहे थे। उस अखाड़े को समझिए, यह पहली वजह है। दरअसल बठिंडा के महराज में सिद्धू ने रविवार को एक रैली की थी। इस रैली में पंजाब कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, या यह कहिए कि उसे बुलाया ही नहीं गया। इसी रैली में सिद्धू ने पंजाब के लगभग सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया। सिद्धू ने कहा, पिछले 30 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी सीट पर तो चुनाव जीत जाते हैं लेकिन पंजाब हारता रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी सीएम बनने आए और अपना बिजनेस करने लगे और यही सब करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बारी बारी से पंजाब को बेच दिया। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। सिद्धू जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे थे उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं और यही बात पंजाब कांग्रेस के एक बड़े धड़े को चुभ रही है। अगर कुछ नेता सिद्धू के खिलाफ हैं तो कुछ नेता सिद्धू के साथ भी खड़े हैं। जब कोई पार्टी जीतती है या हारती है, ये एक किसी आदमी का नाम पे नहीं जीत हार होती, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की जिम्मेवारी होती है और सभी की जिम्मेवारी में बाजवा साहब भी आते हैं, नो डाउट सिद्धू साहब भी आते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि सिद्धू साहब की वजह से 78 से 18 सीटें आ गई। जो 2017 की इलेक्शन हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की ओर थी, लेकिन जब सिद्धू ज्वाइन कर गया कांग्रेस को तो मैं कह सकता हूं 18 से 78 पे चली गई सिद्धू के कारण। देखिए, इतना तो साफ है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सिद्धू वर्सेस ऑल वाली लड़ाई है, क्योंकि ना तो पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सिद्धू के साथ है और ना ही बड़े नेताओं की मंडली, और बार बार सिद्धू को यह कहकर घेरने की कोशिश हो रही है कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस की हालत पंजाब में खराब हुई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। सिद्धू जब 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए तब पंजाब में पार्टी के पास विधानसभा की 77 सीटें थी, लेकिन जब 2022 में सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे तब के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 18 सीट ही जीत पाई। इसी तरह 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 38.5% वोट मिले थे, लेकिन 2022 में यह वोट प्रतिशत 23 पर आ गया। पंजाब में कांग्रेस ने पिछले 25 सालों में इतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं किया था। यह बात गौर करने वाली है। यही वो आंकड़ा है जिसे सिद्धू के विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेता दबी जुबान में सिद्धू को हार की वजह बताते हैं तो कुछ खुलकर ऐसी बात मीडिया के सामने बोलते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह बताने जा रहा हूं। पंजाब की राजनीति में सिद्धू का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। वो दिल्ली आला कमान की भी पसंद बताए जाते हैं। राहुल और प्रियंका से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। पिछले दिनों जब सिद्धू जेल से बाहर आए तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने भी गई थी। हां, यह बात जरूर है कि अमरिंदर सिंह से जब सिद्धू का झगड़ा हुआ था तब प्रियंका नाराज हुई थी। हालांकि बाद में प्रियंका की नाराजगी दूर हो गई और सिद्धू की दिल्ली वाली दोस्ती ही पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं को अखरती रहती है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे होता रहता है। यानी साफ है, पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा भले ही सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग करे, लेकिन दिल्ली में बैठा हाईकमान इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेगा ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि हाईकमांड जो है अभी सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि हाईकमांड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है कई इश्यूज में कांग्रेस की। सिद्धू स्टार कैंपेनर थे, सरकारें भी बनी थी वहां पर। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को वहां नहीं लेके जाया गया, कहीं इनवाइट नहीं किया गया, स्टार कैंपेन के लिए नहीं बुलाया गया। नवजोत सिद्धू का एक पर्सोना है, एक स्टार वैल्यू है जो डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को, जिस तरह वो कैंपेन करते हैं। कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये फायर फाइटिंग होगी और ये चीजें जो हैं वो बंद होगी पंजाब जनत में। देखिए, पंजाब कांग्रेस के नेताओं के दिल में भले ही सिद्धू के लिए बहुत ज्यादा जगह ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में सिद्धू की पैठ बरकरार है। इसकी कुछ वजह भी है। आला कमान ने सिद्धू से जब भी कुछ कहा, सिद्धू ने बिना किसी सवाल के उसे सर माथे पर रखा। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई।
हार के मंथन के लिए आलाकमान ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद एक्शन शुरू हुआ और उन सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया जहां कांग्रेस हारी थी। सिद्धू ने बिना किसी सवाल के आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने सिर्फ 17 शब्द लिखे थे। उन्होंने लिखा था, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं इस्तीफा देता हूं। तो यह बात साफ जाहिर होता है इस बात से कि सिद्धू आलाकमान के कितने करीबी हैं। अब मैं आपको तीसरी और सबसे बड़ी वजह बताता हूं जिसके चलते पंजाब कांग्रेस के नेता सिद्धू को पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे सिद्धू की अपनी पॉलिटिक्स है। यह पॉलिटिक्स क्या है, जरा इसको समझिए। पंजाब में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की जाए या नहीं। मैंने कल ही आपको बताया था कि पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का अपना अलग स्टैंड है। वो चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की जाए। ये बात सिद्धू शुरुआत से ही कर रहे हैं। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को राष्ट्र हित में भी बताया। वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को निजी स्वार्थ से ऊपर उठने की नसीहत देते भी नजर आते हैं। ये तमाम बातें सिद्धू ने कही, यानी सिद्धू वही बात कर रहे हैं जो पार्टी हाईकमान कह रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, हर कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। खड़गे ने तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को सुलझाने की बात भी कही थी। कहने का मतलब है कि सिद्धू अगर इस तरह की बात करके पंजाब कांग्रेस के नेताओं से दुश्मनी मोल रहे हैं तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली हाईकमान की नजरों में बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के नेताओं के बीच ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है? आलाकमान इस पर वक्त रहते कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है? फिलहाल कांग्रेस पार्टी खुद ही एक क्राइसिस में, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सेंटर लेवल पे, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज़्यादा आपस में बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस की कल्चर ही है, और पंजाब में नई बात नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से ही कला शुरू हुई है। तो आज की तारीख में कांग्रेस को देखा जाए या पंजाब को देखा जाए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को माइनस करके देखते हैं तो ये मुश्किल संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेके चलना पड़ेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू को भी कांग्रेस पार्टी को नाल ही लेके साथ चलना पड़ेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हश्र होना था वो हो चुका है। हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस अगर कहीं चुनाव हारती है तो गुटबाजी भी एक बड़ी वजह उभर कर सामने आती है। ऐसे में सामने 24 का चुनाव है और वक्त रहते इस बीमारी को दूर नहीं किया गया तो मुश्किल बड़ी होने वाली है। सियासत को मौके का खेल कहा जाता है और मायावती इस खेल की अनुभवी खिलाड़ी मानी जाती है। इसे आज उन्होंने फिर साबित कर दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से देश की सियासत में मायावती और उनकी पार्टी का नाम खूब उछल रहा है। पहले यूपी कांग्रेस के साथ हुई खड़गे राहुल की मीटिंग में मायावती का जिक्र हुआ। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने बीएसपी को इंडिया गठबंधन की जरूरत बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मायावती को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी। उसने साफ कह दिया कि बीएसपी को इस गठबंधन में शामिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मायावती को यही बात बुरी लग गई है। आज अचानक से मायावती अपनी बात लेकर मीडिया के सामने आई। जो भी नेता उनकी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा। साथ में यह भी कह दिया कि सियासत में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आप मायावती का बयान खुद सुनिए। गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। देखिए, मायावती जो भी कहती है उसके गहरे मायने होते हैं। आज भी जब उन्होंने भविष्य का जिक्र किया तो इसमें कई बातें छिपी थी। मायावती के आज के इस बयान से क्या क्या इशारा मिला वो आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खुलकर पलटवार किया।
दूसरा, एनडीए और इंडिया के बीच संतुलन बनाकर रखा। तीसरा, मायावती ने सब कुछ कहने के बाद भी पत्ते नहीं खोले, यानी सभी विकल्प एक तरह से खुले भी रखे। मायावती पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं। ऐसे में भविष्य की संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का रुख मायावती को लेकर नरम नहीं है। वो विधानसभा चुनाव से ही बीएसपी और बीजेपी को बी टीम बता रहे हैं। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जरूरत अगर पड़ेगी तो बीजेपी के साथ जाएंगी, हमें सबको मालूम है। तो वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं जिससे हम लोग हारे। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जरूरत अगर पड़ेगी तो बीजेपी के साथ जाएंगी, हमें सबको मालूम है। तो वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं जिससे हम लोग हारे। देखिए, मायावती इन दिनों सियासी ढलान पर है। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो 403 में से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर बीएसपी जीत पाई और उस जीत में भी वहां के प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शामिल था। वोट शेयर के मामले में भी मायावती की पार्टी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि गैर जाटव वोट का एक बड़ा धड़ा अभी भी मायावती के साथ है, जिसके चलते उन्हें यूपी की सियासत में अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनको गंभीरता से नहीं ले रहे आप उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में मायावती अभी माहौल टटोल रही हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जाने और ना जाने में कितना नफा नुकसान है, हर चीज का आंकलन कर रही हैं। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार मायावती को ये समझाने में जुटे हैं कि बीजेपी से अगर जीतना है तो मिलकर खड़े रहना होगा। आप अभी भी यानी कहते हैं मायावती जी को आना चाहिए इंडिया अलायंस का? मैं फिर कह रहा हूं, जो भाजपा के बाहर है और इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, उन्हें इंडिया अलायंस से बात करनी चाहिए। ऐसे में सर समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन को आप कैसे संभालेंगे फिर? मैं नहीं जानता, मैं तो सीधे सीधे ही कह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस में आना चाहे उसका स्वागत है, वो पहले आने की इच्छा तो व्यक्त करें। मायावती ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने और भी कई बातें कही। सांसदों के निलंबन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ बातों में उन्होंने विपक्ष का साथ दिया तो कुछ बातों में मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आई। यानी मायावती भविष्य में कहां जाएंगी ये अभी भी वो पूरी तरह से साफ नहीं करना चाहती। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 79 दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के दल अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में उलझे हुए हैं। कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन सी पार्टी किस सहयोग से लड़ेगी, कितनी सीटें छोड़ेगी, अभी कुछ क्लियर नहीं है। सब उलझा हुआ है, नजर आ रहा है साफ तौर पर। लेकिन इस गठबंधन का मुकाबला जिस बीजेपी से है, वो चुनावी तैयारी के मामले में 4 कदम आगे दिख रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन 24 का प्लान सेट कर दिया है और इसे लेकर बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी शुरुआती झलक दक्षिण भारत के राज्यों में दिखाई देगी आने वाले दिनों में। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। पहला सवाल है कि 2024 की चुनावी जीत के लिए अमित शाह ने कौन सा प्लान बनाया है? दूसरा सवाल, आखिर अमित शाह का फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर क्यों है? तीसरा सवाल, दक्षिण भारत में वो कौन सी सियासी मुसीबत है जिसे अमित शाह खत्म करने पर काम कर रहे हैं? ये तीनों अहम सवाल हैं। आज हमारे संवाददाता नीरज पांडे की बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से बात हुई। पार्टी संगठन में दोनों काफी एक्टिव है। नीरज पांडे ने जब इन दोनों नेताओं से बात की तो बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजी को लेकर कई बातें सामने आई। बीजेपी के साउथ प्लान के बारे में भी काफी कुछ पता चला। वो बातें क्या है, मैं आपको नीरज की ही जुबानी सुनवाता हूं। सबसे बड़ा किला है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से अछूता है, वो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सांसदों की संख्या है। चाहे वो कर्नाटक का आप देखें, कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या है, और इसके बाद तेलंगाना है जहां से उनके पास 4 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य होगा वो तेलंगाना में अपनी सीटों को बढ़ाना होगा, कर्नाटक में कम से कम अपनी जो सीटें उनके पास अभी हैं उनको रिटेन करना होगा, और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना होगा, और यही लक्ष्य है। देखिए, संसद का शीत सत्र जैसे ही खत्म होगा, अमित शाह का 24 विजय प्लान एक्टिव हो जाएगा और संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है
22 दिसंबर को। जाहिर है अमित शाह अपने प्लान पर इसके तुरंत बाद अमल शुरू करेंगे। इसके लिए पूरी रणनीति भी बाकायदा तैयार हो चुकी है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के करीब 1.25 महीने तक अमित शाह संगठन के काम में बिजी रहेंगे। इस दौरान अमित शाह संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। वो जिन राज्यों में जाएंगे वहां संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरों में बैठक करेंगे। इन बैठकों के जरिए बीजेपी की स्टेट यूनिट्स को एक्टिवेट करने की भी तैयारी होगी और खासतौर पर प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं इस पर भी बात होगी। ये सारी जानकारी उसी बातचीत से निकल कर आई है जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया था। इसी चर्चा में बीजेपी नेताओं की बातों से एक और चीज निकलकर सामने आ गई। उनका कहना था कि इस बार का चुनाव सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं है। इस बार फोकस पिछली बार से बड़ी जीत पर रहेगा, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये पेंच दक्षिण के 6 राज्यों में फंसा है। वहां लोकसभा की 103 सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं 103 सीटों में। दक्षिण में बीजेपी की ऐसी हालत क्यों है, यह समझना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी है, पश्चिम भारत और उत्तर भारत की पार्टी है, तो इसकी जो फिलॉसफी है वो दक्षिण भारत में अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुई। तो इसलिए पार्टी लोकल नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, तो उनका स्ट्रेंथ भी यहाँ नहीं है, उनकी फॉलोइंग भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन बीजेपी अब ये स्थिति बदलना चाहती है। इसके लिए पूरी ताकत से प्रयास भी कर रही है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक इसका असर भी दिखा। वहां सीटें बढ़ी है। बीजेपी तेलंगाना वाली स्ट्रैटेजी को दूसरे राज्यों में भी विस्तार देगी।